हेलो स्टूडेंट, हम लोग आज देखेंगे रीजनिंग टेस्ट सीरीज 50 का सॉल्यूशन। जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया गया है, जिस प्रकार पत्थर का संबंध कठोर से है उसी प्रकार पंख का संबंध किससे है। तो देखिए, पत्थर जो होता है वह कठोर होता है, तो पंख क्या होता है, तो पंख तो मुलायम होता है। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा पत्थर का संबंध कठोर से तो पंख का संबंध मुलायम से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 लिख रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से भिन्न शब्द ज्ञात कीजिए। कौन सा अलग है, क्लासिफिकेशन का ये क्वेश्चन है, कौन सा अलग है हमको ये बताना है। तो पहला है ऑप्शन तलवार, बंदूक, चाकू और खंजर। तो देखिए, तलवार हुआ, चाकू हुआ और खंजर हुआ, यह तीनों जो है हथियार है, और बंदूक भी हथियार ही है, लेकिन यहाँ पर तलवार, चाकू और खंजर ये एक श्रेणी में आ जाता है। मतलब कि यहाँ पर ये धारदार है, ठीक है, ये क्या है, धारदार है, नोकीला है, धारदार है, लेकिन बंदूक जो है वो आग्नेयास्त्र में आ जाता है। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बंदूक, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, लिख रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं छोर से 18वां अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं छोर से 18वां अक्षर, तो ये हो गया आपको ए और ये जेड, ठीक है। तो ए हो गया 1 नंबर पर और जेड हो गया 26 नंबर पर। तो प्रश्न में क्या बोला, ये इधर हो गया दायां साइड और ये हो गया आपको बायां साइड। प्रश्न में क्या बोल रहा है कि बाईं छोर से 18वां अक्षर, ठीक है, के बाईं ओर 10वां अक्षर। तो 18 माइनस 10 कर दिए, कितना हो गया 8, और 8 नंबर पर लेटर कौन सा होता है, एच। अब यहाँ पर सिचुएशन है कि इसको घटाए क्यों, तो देखिए, राइट लेस करते हैं, लेफ्ट और लेफ्ट भी लेस करते हैं, राइट और लेफ्ट को ऐड करते हैं और लेफ्ट और राइट को भी ऐड करते हैं, ठीक है। दाएं दाएं को घटाते हैं, बाएं बाएं को घटाते हैं, दाएं और बाएं को जोड़ते हैं और बाएं और दाएं को भी जोड़ते हैं। तो यहाँ पर तो ये दोनों लेफ्ट ही है ना, इसीलिए इसको क्या कर दिए, घटा दिए। तो 18 माइनस 10 हो गया 8, और 8 नंबर पर लेटर होता है एच। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा एच, ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, लिख रहा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में नंबर को P, X, Q, G, K, Y लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में सीरियल को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। ये हमारा प्रश्न है, तो चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, N है और P है, तो N और P यहाँ पर हो गया कितना, +2, और U है और X है, यहाँ हो गया +3, यहाँ हो गया +4, +5, +6 और +7, ठीक है। तो +2, +3, +4, +5, +6 और +7, वही हम यहाँ करेंगे, +2, +3, +4, +5, +6 और +7। तो 12 में 7 जोड़ दिए 19 S, A में 6 जोड़ दिए हो गया 7 यानी कि G, यहाँ पर हो गया 9 में 5 जोड़ दिए 14 यानी कि N, R 18 में 4 जोड़ दिए 22 यानी कि V, 5 में 3 जोड़ दिए 8 यानी कि H, और 19 में 2 जोड़ दिए 21 यानी कि U। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो गया UHV NGS,
और प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। लिख रहा है इसमें, किसी सांकेतिक भाषा में 247 का अर्थ है सेपरेट रेड कारपेट, 253 का अर्थ है डस्ट वन कारपेट और 234 का अर्थ है वन रेड कारपेट हो तो इस भाषा में डस्ट के लिए कौन सा अंक प्रयोग किया गया है। इस भाषा में डस्ट के लिए कौन सा कोड, कौन सा अंक प्रयोग किया गया, हमको ये बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे डस्ट है कहाँ। डस्ट सिर्फ यहाँ है और किसी भी दूसरे स्थान पर डस्ट तो नहीं है, तो इसका सीधा मतलब है कि डस्ट वन कारपेट सिर्फ इसी जगह पे डस्ट है। तो हमारे प्रश्न का आंसर 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 3 हो सकता है। तो 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 3 हो सकता है, तो ये 6 तो नहीं होगा। 6 सबसे पहले आप चले जाइए। इसके बाद हमको देखना है क्या इसमें। अब यहाँ सिचुएशन है कि 235 जब डस्ट किसी भी दूसरे जगह पे कॉमन नहीं मिला, जब डस्ट किसी भी दूसरे जगह पे कॉमन नहीं मिला तो उसका जो नंबर होगा, कोड होगा, वो भी कहीं कॉमन नहीं मिलेगा। आप देख रहे हैं 2 2 और 2 कॉमन मिल रहा है, तो इसका मतलब 2 तो आंसर नहीं हो सकता है। 3 और 3 दोनों कॉमन मिल रहा है, तो 3 भी आंसर नहीं हो सकता है। तो 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, तो बचा क्या 5। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा 5। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। क्वेश्चन नंबर 6 है। लिख रहा है, लोकेश अपने घर से 15 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। तो नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, इधर दायां किनारा तो दाएं और इधर है बायां किनारा तो हो गया बाएं। प्रश्न में क्या बोला गया वो देखिए, ध्यान से समझिए। लोकेश अपने घर से 15 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। तो उत्तर की ओर गया ये 15 किलोमीटर। फिर क्या बोला, और 10 किलोमीटर तय करता है, और वह पश्चिम की ओर मुड़ जाता है और 10 किलोमीटर तय करता है। पश्चिम की ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर चला। इसके बाद वह दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, दक्षिण की ओर मुड़ गया और 5 किलोमीटर तय करता है। यहाँ से 5 किलोमीटर वो गया। अंत में वह पूरब की ओर मुड़ जाता है और 10 किलोमीटर तय करता है। पूरब की ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर गया। बताइए कि वह अपने घर से अभी किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। तो अपने घर से अपोजिट डायरेक्शन को घटा देते हैं, अपोजिट डायरेक्शन को घटा देते हैं। तो 10 और 10, ईस्ट और वेस्ट, 10 10 घटा दिए 0, 15 में से 5 घटा दिए तो यहाँ पर बचा कितना, तो 10। तो उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर के दूरी पर अब वह है। सवाल हमारा पूछा गया कि बताइए कि वह अपने घर से अभी किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। तो वह जो है उत्तर दिशा में है और 10 किलोमीटर की दूरी पर है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर है 7। लिख रहा है, एक पुरुष की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए एक औरत ने कहा। ठीक है, एक पुरुष है, उसके तस्वीर की ओर, पुरुष का तस्वीर है ये, और इसके ओर इंगित करते हुए एक औरत बोल रही है। क्या बोल रही है औरत, तो देखिए औरत ने कहा, क्या कहा, उसके भाई का पिता, इसके भाई का पिता, इसके भाई का पिता मेरे दादाजी का इकलौता पुत्र है। ये जो है कौन है, तो महिला के, औरत के, मेरे दादाजी यानी कि पिता के पिता, मेरे दादाजी हो गया, औरत के लिए दादा हो गया। तो मेरे दादाजी का इकलौता पुत्र है। तो दादा का इकलौता पुत्र, दादा का इकलौता पुत्र कौन होता है, तो दादा का इकलौता पुत्र तो पिता ही ना होता है। यानी कि ये जो है औरत का कौन है, पिता है। ये दोनों आदमी सेम हो गया, ये औरत का पिता, ये भाई का पिता, यानी कि ये दोनों आदमी कौन है, एक समान है, एक ही आदमी है ये। तो ये दोनों आदमी जब एक ही है तो इसका मतलब ये पुरुष कौन हुआ, तो भाई, और ये औरत कौन हो जाएगी, तो बहन। तो प्रश्न में बोला गया कि बताइए कि उस तस्वीर वाले पुरुष से, तस्वीर वाले पुरुष से औरत का क्या संबंध है। तो देखिए जिस नाम के बाद से शब्द रहता है वो नाम आंसर नहीं होता है। तो तस्वीर वाले पुरुष के बाद से लिखा हुआ है
तो पुरुष के बाद से है तो पुरुष आंसर नहीं होगा, यानी कि भाई आंसर नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा बहन, यानी कि हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा बहन, ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, लिख रहा है इसमें, बच्चों की एक कतार में दीपा बाएं से 9वें स्थान पर और विजय दाएं से 13वें स्थान पर है। ठीक है, तो टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। ठीक है, इसमें अब क्या बोला गया कि बच्चों की एक कतार में दीपा बाएं से 9वें स्थान पर और विजय दाएं से 13वें स्थान पर है। अब क्या बोला, जब ये दोनों आपस में अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं, यानी कि ये दोनों अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं, तो दीपा बाएं से 17वें स्थान पर आ जाती है। तो दीपा जो है बाएं से हो जाती 17वें नंबर पर, तो हम 9 में जब 8 जोड़ेंगे तभी ना 17 होगा। ठीक है, 17वें स्थान पर आ जाती है। तो बताएं कि दाएं से विजय किस स्थान पर होगा। तो विजय जब ये दोनों आपस में स्थान एक दूसरे से बदला है, तो जब हम 9 में 8 जोड़े तो 17 हुआ, तो 13 में भी कितना जोड़ेंगे 8, हो जाएगा कितना 21। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा 21, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, लिख रहा है इसमें, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, इस प्रश्न को आप अच्छे से समझिए। लिख रहा है इसमें, किस दिन रमा किस दिन घर पहुंची। रमा किस दिन घर पहुंची, हमसे यहाँ यह पूछा जा रहा है, रमा। ठीक है, तो चलिए रमा का बात करते हैं इसमें। यह ज्ञात करने के लिए निम्न में से कौन सी जानकारी आवश्यक है। रमा किस दिन घर पहुंची है, ये हमको पता करना है। और चलिए इसके लिए देखते हैं क्या क्या जानकारी हमारे पास दिया गया है। लिखा गया है, वह मोहन के 2 दिन बाद घर पहुंची। मोहन के 2 दिन बाद, यानी कि मोहन जिस दिन पहुंचा है उसके 2 दिन के बाद। ठीक है, बहुत अच्छा। दूसरा जानकारी है, मोहन राम के घर पहुंचने के 1 दिन बाद, 1 दिन पहले पहुंचा है। बहुत अच्छा। राम अपने माँ के साथ घर पहुंचा जो मंगलवार को घर पहुंची थी। बहुत अच्छा। राम के पिता जिस दिन घर पहुंचे थे उसी दिन राम की माँ भी पहुंची। ये भी ठीक है। तो यहाँ पर रमा का तो कहीं चर्चा नहीं किया गया है, तो यानी कि 1 नंबर में जो है चर्चा जो किया गया हुआ, हम मोहन के 2 दिन बाद घर पहुंची, तो इसका मतलब है हमको 1 नंबर को तो रखना ही रखना है। ठीक है, 1 नंबर जानकारी को तो हमें रखना ही रखना है। इसके बाद और कौन कौन सा जानकारी रखेंगे हम उस पर अब विचार करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसमें क्या है, हुआ मोहन के 2 दिन बाद घर पहुंची, तो मोहन के 1 दिन बाद 2 दिन बाद घर पहुंची। ठीक है, तो चलिए अब हमको मोहन का निकालना पड़ेगा। तो दूसरा नंबर जानकारी में है, मोहन राम के घर पहुंचने के 1 दिन पहले पहुंचा। मोहन जो है राम के घर पहुंचने के 1 दिन पहले, राम जिस दिन घर पहुंचा उससे 1 दिन पहले मोहन घर पहुंचा है। अब हमको क्या करना, अब हमको राम किस दिन घर पहुंचा वो निकालना पड़ेगा। 3 नंबर पढ़ते हैं, राम अपनी माँ के साथ घर पहुंचा जो मंगलवार को घर पहुंची थी। इसका मतलब है कि राम किस दिन राम जो है मंगलवार के दिन घर पहुंचा। तो जब राम मंगलवार के दिन घर पहुंचा तो रमा जो है वह बुधवार को घर पहुंच गई और मोहन जो है वह सोमवार को घर पहुंच गया। यानी कि हमने 1 नंबर जानकारी, 2 नंबर जानकारी और 3 नंबर जानकारी से प्रश्न का उत्तर प्राप्त कर लिया है। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा केवल 1, 2 और 3 आवश्यक है। ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिख रहा है, यह कल्पना सत्य हो कि प्रत्येक पुस्तकालय के पास पुस्तक है। प्रत्येक पुस्तकालय के पास पुस्तक है।
तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है? जितने भी पुस्तकालय हैं सभी पुस्तकालय के पास पुस्तक है, तो कौन सा कथन सही है हमको ये बताना है। तो एक नंबर है ऑप्शन, पुस्तक केवल पुस्तकालय में है। तो पुस्तक केवल पुस्तकालय में है, इस बात से तो यह पता तो नहीं चल रहा कि प्रत्येक पुस्तकालय में किताब है कि नहीं, पुस्तक है कि नहीं है, तो ये बात तो गलत हो गया। दूसरा है, कुछ पुस्तकालय में पाठक नहीं है। पाठक का नहीं होना उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, हमको तो मतलब है कि वहाँ पुस्तक है कि नहीं, इसीलिए दूसरा भी विकल्प गलत हुआ। तीसरा ऑप्शन है, पुस्तकालय का अर्थ केवल पुस्तक है। पुस्तकालय का जो अर्थ है केवल पुस्तक है, मान लिए हम, लेकिन इससे ये कहाँ पता चल रहा है कि जितने भी पुस्तकालय हैं सभी में पुस्तक है, ये भी गलत। ऑप्शन डी, कोई पुस्तकालय बिना पुस्तक के नहीं है। जितने भी पुस्तकालय हैं उसमें से कोई भी पुस्तकालय बिना पुस्तक के नहीं है, इसका मतलब कि सभी पुस्तकालय में पुस्तक है, इसीलिए यह 4 नंबर विकल्प हो जाएगा सही। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 से 14, लिख रहा है इसमें, नीचे दिए गए जानकारी पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ एक परिवार है का एक परिवार है। वे वकील, डॉक्टर, अध्यापक, विक्रेता, इंजीनियर और लेखाकार हैं। परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं। डी जो कि विक्रेता है का विवाह एक अध्यापिका से हुआ है। डॉक्टर का विवाह वकील से हुआ है। एफ जो लेखाकार है, बी का पुत्र है और ई का भाई है। सी जो कि एक वकील है, ए की पुत्रवधू है। ई अविवाहित इंजीनियर है। ए एफ की दादी है। तो ये हमने आपके सामने सारा का सारा कथन जो भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, जो भी लिखा गया है, हमने वो सारा पढ़ लिया। अब हम इसको क्या करेंगे, तो अब हम इसको बनाने का कोशिश करते हैं। चलिए इसको बनाते हैं। इसमें क्या क्या जा रहा है वो देखते हैं। सबसे पहले है कि इसमें आप देख रहे हैं कि व्यक्ति है, ठीक है, तो व्यक्ति का नाम है ए बी सी डी ई एफ। तो ए बी सी डी ई और एफ, ये 6 व्यक्ति है। इनका व्यवसाय भी दिया गया है, तो इसका एक व्यवसाय भी हम बना लेंगे इधर। इस कॉलम में हम व्यवसाय लिख देंगे, कौन क्या व्यवसाय करता है। ठीक है, और इसके बाद ब्लड रिलेशन भी एडजस्ट करना है। ब्लड रिलेशन मतलब परिवार में किसका किससे क्या संबंध है। पति है, पत्नी है, पुत्र है, दादा है, दादी है, पोता है, पोती है, ये सब भी दिया गया है, तो इसको भी एडजस्ट करना है। ठीक है, लिखा हुआ है इसमें परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं। 2 विवाहित जोड़े हैं, तो हमने इधर ये 2 स्टार का हमने ये शादी करवा दिया। जब होगा फिर हम इसको एडजस्ट आगे कर लेंगे। हमें इससे यह पता चलता है कि 2 विवाहित जोड़े हैं। हम प्लस दे रहे हैं पुरुष के लिए, माइनस दे रहे हैं स्त्री के लिए। प्लस पुरुष के लिए, माइनस स्त्री के लिए। ठीक है, अब क्या बोल रहा है इसमें, 2 विवाहित जोड़े हैं। डी जो कि विक्रेता है। डी क्या है, विक्रेता। डी विक्रेता है। डी जो कि विक्रेता है का विवाह एक अध्यापिका से हुआ है। विक्रेता का शादी हुआ अध्यापिका से। तो चलिए हम यहाँ पर एक ठो को हटा करके उसके जगह लिख देते हैं विक्रेता। विक्रेता का शादी हो जाएगा अध्यापिका से। ठीक है, विक्रेता का शादी हो गया अध्यापिका से। अब क्या बोल रहा है इसमें, इसमें बोला इसके बाद डॉक्टर का विवाह वकील से हुआ है। एक डॉक्टर एक वकील का शादी हुआ है। डॉक्टर का शादी हो गया वकील के साथ, बहुत अच्छा। अब क्या बोला, एफ जो लेखाकार है, एफ है लेखाकार।
एफ जो लेखाकार है, बी का पुत्र है और ई का भाई है। एफ कौन है? तो बी का पुत्र है और ई का भाई है। एफ जो है वह पुत्र है बी का, ठीक है। एफ पुत्र है किसका? बी का। एफ जो लेखाकार है, बी का पुत्र है और ई का भाई है, और ये है ई का भाई। भाई हो गया ये ई का। इसके बाद क्या है? सी जो कि वकील है, सी एक वकील हो गई, हो गया कुछ भी। सी जो एक वकील है, ए की पुत्रवधू है, ए की पुत्रवधू है, ठीक है। तो सी हो गई पुत्रवधू। पुत्रवधू मतलब कि बेटे की पत्नी, ठीक है। तो सी जो कि वकील है, सी जो कि वकील है, ए की पुत्रवधू है। हम यहाँ बहू लिख देते हैं। बहू किसकी? तो ए की। अब क्या बोला इसमें? इसके बाद का कहानी इसमें है, ई अविवाहित इंजीनियर है, और ई जो है वो इंजीनियर हो गया, अविवाहित है, ये बहुत अच्छा। ए एफ की दादी है, और ए जो है वह दादी है एफ की। तो एफ को चाहिए दादी। एफ को क्या चाहिए? दादी चाहिए। तो ये हो गई दादी। तो ए जो है वो कौन है? एफ की दादी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये जब इसके लिए बेटा है, बी जो है कौन है? पुत्र है। अब हम बात करते हैं वकील का थोड़ा सा। वकील किससे शादी है? तो डॉक्टर से। वकील का किससे शादी हुआ? डॉक्टर से। और वकील किसकी पुत्रवधू? किसकी पुतहू? तो ए की। तो ए की पुतहू वकील। तो बी तो वकील नहीं हो सकता, वकील कौन है? सी है। तो ये हो गई बहू। जब ये बहू, तो इसका मतलब ये कौन? तो पुत्र। इसका मतलब ये दोनों आपस में शादीशुदा। तो बी हो जाएगा पति और सी हो जाएगी पत्नी। तो पत्नी वकील है, सी वकील है, तो सी का वकील का पति कौन है? डॉक्टर। तो इसका मतलब बी कौन होगा? तो बी हो जाएगा डॉक्टर। अध्यापिका एक पोस्ट है जो कि इसमें बचा हुआ है, कहीं भी नहीं अध्यापिका मैंने लिखा, तो हम यहाँ पर लिख देंगे अध्यापिका। अब हमारे पास यहाँ देख रहे हैं कि ए तो अध्यापिका हो गई, बी हो गया, सी हो गया, डी। डी तो हमारे इस स्ट्रक्चर में कहीं भी नहीं है, क्योंकि दो शादीशुदा जोड़ा चाहिए। तो डी विक्रेता, यानी कि डी का शादी हम ए से करवा दें, ठीक है। तो डी हो गया और ए हो गया पति पत्नी, तो जिसमें कि ए पत्नी है माइनस का साइन और डी पति है प्लस का साइन। बी पुरुष है यानी कि पति है और सी पत्नी है। ये पुत्र है एफ, तो एफ प्लस हो गया यानी कि पुत्र पुरुष। लेकिन ई का जो है जेंडर क्लियर नहीं है। ई का जेंडर क्लियर नहीं हो रहा है कि ई लड़का है या लड़की। ई का जेंडर क्लियर नहीं है। ई लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। तो ये हो गया हमारे प्रश्न का एडजस्टमेंट। अब हम यहाँ से बनाएंगे सवाल, और इसका अब हमें कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम इसको अब हटा दे रहे हैं। 11 नंबर क्वेश्चन से लेकर के 14 नंबर क्वेश्चन, 11, 12, 13 और 14। प्रश्न में बोला गया 11 नंबर में ई कैसे एफ से संबंधित है। तो ई जो है एफ के लिए देख लीजिए क्या है, तो भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है। तो भाई या बहन ये हम तय नहीं कर सकते हैं, हमारे पास नहीं है विकल्प वैसा, इसीलिए हम यहाँ पर आंसर देंगे ऑप्शन डी, यानी कि तय नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद का सवाल है 12 नंबर, बी का निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय है। तो बी का व्यवसाय देख लीजिए डॉक्टर है बी, तो हमारे प्रश्न का आंसर हो गया डॉक्टर, ऑप्शन हो जाएगा 12 का बी। 13 नंबर सवाल है, ए निम्नलिखित में से कौन से व्यवसाय से है। तो ए जो है कौन है? अध्यापिका है, हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा अध्यापिका। अध्यापिका तो नहीं है, अध्यापक दिया हुआ है। इंग्लिश में आप टीचर को, इंग्लिश में आप अध्यापक कहिए कि अध्यापिका कहिए, उसको टीचर ही कहना पड़ेगा, इसीलिए 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दो में से एक विवाहित जोड़ा है। तो विवाहित जोड़ा है ए डी,
AD ऑप्शन में है। और विवाहित जोड़ा है BC ऑप्शन में है क्या? तो नहीं है, AD है, यानी कि 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा AD, यानी कि ऑप्शन B। तो ये हो गया 11 का D, 12 का B, 13 का B, 14 का B। क्लियर है सबका? कोई दिक्कत नहीं इसमें। क्वेश्चन नंबर 15 लिखा गया है, कुछ सेब लाल है, कुछ सेब लाल है, कुछ सेब लाल है, कोई लाल सुंदर नहीं है। लाल जो है वह सुंदर नहीं है। तो निष्कर्ष नंबर 1 है, कुछ सेब सुंदर है। सेब सुंदर है क्या? देखिए तो सेब तो सुंदर नहीं है, ठीक है, तो ये हो गया गलत। अगर यही चीज़ हम इस प्रकार से बनाते, कुछ सेब लाल है, कोई लाल सुंदर नहीं है, हम यहाँ से सुंदर अटैच कर देते एक अलग डायग्राम में। कुछ सेब लाल है, सेब लाल है, कोई लाल सुंदर नहीं है, लाल जो है वह सुंदर नहीं है, ठीक है। अगर इस प्रकार से अटैच कर देते तब क्या जाता? कुछ सेब सुंदर है, कुछ सेब सुंदर है तो सही, कुछ सेब सुंदर है तो इधर से गलत, एक तरफ से सही एक तरफ से गलत, ठीक है। ये दूसरा निष्कर्ष है, कोई सेब सुंदर नहीं है। सेब सुंदर नहीं है तो गलत, सेब सुंदर नहीं है तो सही। एक डायग्राम से पहला निष्कर्ष सही जा रहा है तो दूसरा गलत हो रहा है, एक डायग्राम से दूसरा निष्कर्ष सही जा रहा है तो पहला गलत हो रहा है। इसीलिए यहाँ पर ये दोनों मिल करके 1 नंबर और 2 नंबर दोनों मिल करके बना देगा आइदर का केस, यानी कि या तो पहला या तो दूसरा सत्य है। इसके बाद तीसरा नंबर निष्कर्ष है, कुछ सुंदर लाल है। सुंदर लाल इधर से हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। इधर से हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। दोनों तरफ से गलत, यानी कि 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पहला या दूसरा सत्य है और तीसरा नंबर तो पूरा गलत ही है। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, या तो 1 या 2 सत्य है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, लिख रहा है इसमें, कुछ हरा नीला है, कुछ हरा नीला है, कोई नीला उजला नहीं है। नीला जो है वह उजला नहीं है, और हम इधर से बना दें यहाँ पर नीला उजला नहीं है, नीला उजला नहीं है, नीला उजला नहीं है, ठीक है। अब है इसमें पहला निष्कर्ष, कुछ उजला हरा है। तो ये देखिए उजला हरा है, इधर से तो सही जा रहा है, लेकिन यहाँ से क्या हो जा रहा है? गलत। एक डायग्राम से सही और एक डायग्राम से गलत। दूसरा है, कुछ उजला हरा नहीं है। उजला जो है वह हरा नहीं है, तो इधर से ये क्या जा रहा है? सही जा रहा है, लेकिन इधर से क्या जा रहा है? गलत जा रहा है। एक से सही और एक से गलत। तीसरा है, कुछ हरा उजला नहीं है। हरा जो है वह उजला नहीं है। तो ये देखिए इधर वाला हरा जो है, इधर वाला हरा कभी भी उजला होगा क्या? इधर वाला हरा तो कभी भी उजला नहीं होगा। तो ये हो गया क्या? तो सही। कोई उजला नीला नहीं है। उजला जो है नीला नहीं है, सही। उजला नीला नहीं है, इधर से भी क्या? सही। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा और चौथा सही है, और 1 नंबर और 2 नंबर में भी दिक्कत है। तो चलिए 1 नंबर 2 नंबर देखते हैं। तो ये दोनों जो है एक डायग्राम से पहला सही हो रहा है, दूसरा गलत हो रहा है, और एक डायग्राम से दूसरा सही हो रहा है, पहला गलत हो रहा है। और इस प्रकार का सिचुएशन जाता है किस में? आइदर में, ठीक है। यानी कि हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1 या 2 तथा 3 और 4 सत्य है। 1 या 2 तथा 3 और 4 सत्य है, ठीक है। तो 1 या 2 तथा 3 और 4, यहाँ हम और लिखना चाहिए था, 1 मिनट। 3 और 4 सत्य है। तो 1 या 2 तथा 3 और 4 सत्य है। हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, लिख रहा है इसमें, कुछ तारे किताब हैं, कुछ तारा किताब है, सभी किताब उपन्यास है, सभी किताब उपन्यास है। तो निष्कर्ष नंबर 1 है, कुछ उपन्यास तारे हैं,
कुछ उपन्यास तारे हैं, तो ये बात क्या हो जाएगा, सही। दूसरा है कुछ उपन्यास किताब हैं, तो कुछ उपन्यास जो है वो किताब है, ये भी क्या हो गया, सही। तीसरा है कुछ किताब तारे हैं, कुछ किताब जो है वो तारे हैं, ये भी क्या हो गया, तो सही। चौथा है कुछ तारे किताब नहीं है, तारा जो है वह किताब नहीं है, तो यहाँ पर ये तो जा रहा है, अभी फ़िलहाल तो सही जा रहा है। कुछ तारे किताब नहीं है, फिलहाल ये क्या जा रहा है, सही जा रहा है। लेकिन अभी हम इसका दूसरा डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। कुछ तारे किताब हैं, कुछ तारे किताब हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, तो कुछ स्टूडेंट का कहना होगा कि सर आप तो सारा का सारा तारा को जो है किताब के अंदर डाल दिए हैं। हाँ, सभी तारा को हमने किताब के अंदर डाल दिया, तो इससे कुछ का केस कहाँ बनता है, इससे कुछ का केस भी बनता है। जब सारा का सारा तारा जो है, जब सारा का सारा तारा को मैंने किताब के अंदर डाल दिया, तो इसका मतलब 5 तारा को भी मैंने किताब के अंदर डाल दिया। 5 तारा तो कुछ तारा होगा ना, 20 तारा तो कुछ तारा होगा ना, 50 तारा तो कुछ तारा होगा ना। तो जब सारे के सारे तारा को मैंने किताब के अंदर डाल दिया, तो 90 को तारा को भी तो मैंने किताब के अंदर डाला। क्लियर है। तो कुछ तारा किताब है, यह डायग्राम भी उतना ही सही है जितना कि ये सही है। इसके बाद सभी किताब उपन्यास है, और सारा का सारा जो किताब है वो क्या है, उपन्यास है। तो अब हमारे पास है चौथा निष्कर्ष, कुछ तारे किताब नहीं है। तो इधर से हो जा रहा है गलत, इधर से हो जा रहा है सही, एक डायग्राम से सही, एक डायग्राम से गलत, तो निष्कर्ष हो जाएगा वो फाइनल गलत, फाइनल हो जाएगा गलत। चलिए अब हम लोग इसको 150 वाले रूल से देख लेंगे। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें पहला सही, दूसरा सही, तीसरा सही और चौथा हो जा रहा है गलत। तो हमारे प्रश्न का आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ठीक है। अब हम लोग इसको 150 वाले रूल से देखेंगे। कुछ का केस है तो 50, यहाँ भी 50, सभी का केस है 100 और ये 50। निष्कर्ष यहाँ पर कुछ का है 50, 50, कुछ का है 50, 50, कुछ का है 50 और 50, और ये कुछ नहीं है तो यहाँ 50 और यहाँ पर 100। अब इसको देखते हैं। पहला निष्कर्ष है कुछ उपन्यास तारे हैं, कुछ उपन्यास तारे हैं। उपन्यास यहाँ पर, तारा यहाँ पर, कॉमन टर्म मिला किताब और किताब, और कॉमन टर्म में कम से कम 100 होना चाहिए, 100 भी मिल गया। दोनों पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। तारा 50, तारा 50, उपन्यास 50, उपन्यास 50, सारा रूल मैच कर गया, तो पहला निष्कर्ष सही। दूसरा है कुछ उपन्यास किताब है, उपन्यास 50, किताब 100, किताब 50, 100 रुपया वाला सामान 50 रुपया में मिल रहा है, खरीदेंगे खरीदेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव सही। तीसरा है कुछ किताब तारे हैं, किताब 50, तारा 50, पॉजिटिव पॉजिटिव सही। चौथा है कुछ तारे किताब नहीं हैं, तारा किताब नहीं है, तो ये निगेटिव है, दोनों का दोनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव स्टेटमेंट से निगेटिव कंक्लूजन नहीं बनता है, तो चौथा गलत। तो पहला सही, दूसरा सही, तीसरा सही, चौथा गलत। हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। लिख रहा है इसमें, कथन है अंत में प्रतीक्षा सूची के 10 यात्रियों को प्रायः फ्रंटियर मेल में आरक्षण मिल ही गया। तो देखिए यहाँ पर जो कह रहा है कि फ्रंटियर मेल है, और फ्रंटियर मेल जो है इसमें आरक्षण मिलने में दिक्कत होता होगा, इसीलिए बोल रहा है कि अंत में प्रतीक्षा सूची के 10 यात्रियों को प्रायः के तरह अंत में जो है क्या हुआ, फ्रंटियर मेल में आरक्षण मिल गया। तो निष्कर्ष नंबर 1 है प्रतीक्षा सूची के यात्रियों को प्रायः फ्रंटियर मेल में आरक्षण कठिनाई से मिलता है। तो ये बात तो क्या है, ये तो कथन से ही स्पष्ट हो रहा है, यह पूर्णतः
सही है, इसलिए निष्कर्ष इसका पहला सही हो गया। दूसरा है फ्रंटियर मेल में उपलब्ध साइकाओं की संख्या अपेक्षाकृत कम है। साइका मतलब हो जाता है स्लीपर वाला जो सीट होता है, ठीक है, स्लीपर सीट जो होता है उसको हिंदी में कहते हैं साइका। तो यहाँ पर जो बोला गया कि फ्रंटियर मेल में उपलब्ध साइकाओं की संख्या अपेक्षाकृत कम है, तो देखिए यहाँ पर सीटें कम है ऐसा तो नहीं दर्शाया गया है। हो सकता है कि यह ट्रेन बहुत जल्दी पहुँचाता हो, बहुत ही अच्छा सर्विस देता है यह ट्रेन, इसीलिए इस ट्रेन में जो है फ्रंटियर मेल में जो है क्या होता है, आपको तुरंत सीट बुकिंग हो जाता है। तो यहाँ पर जो यह बात कहा ना कि इसमें सीटें कम है यानी कि साइकाएँ कम है, यह पूर्णतः गलत है। तो 18 नंबर क्वेश्चन का पहला जो है निष्कर्ष सही है, दूसरा निष्कर्ष गलत है। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, लिख रहा है मैनेजर ने संजय को उसके सहकर्मियों की उपस्थिति में अपमानित किया। यहाँ पर मैनेजर है और संजय है, संजय उसका कर्मचारी है। तो अब यहाँ पर संजय को क्या हुआ, तो उसके सहकर्मी यानी कि उसके साथ जो काम करने वाले और भी कर्मचारी हैं उसके सामने में ही इसको जो है अपमानित किया गया। तो निष्कर्ष नंबर 1 है मैनेजर संजय को पसंद नहीं करता। यहाँ पर यह बात तो क्लियर नहीं हो रहा, हो सकता है संजय को बार बार चेतावनी दिया जा रहा होगा कि तुम समय पर आओ या तुम अपना काम जल्द समय पर किया करो, तुम जो है काम तुमको देते हैं या फिर तुम्हारा जो टारगेट है वो टारगेट तुम पूरा नहीं कर पाते हो, या इस प्रकार का चीज़ हो सकता है वो उसको ऑफिस में पर्सनली भी समझाता हो। लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी ऐसा क्लियर नहीं है, इसीलिए यहाँ पर यह बात कहना कि मैनेजर संजय को पसंद नहीं करता है यह पूर्णतः गलत है, ये कहीं से भी औचित नहीं है, यह कहीं से भी क्लियर नहीं हो रहा है। दूसरा है संजय अपने सहकर्मियों में लोकप्रिय नहीं था। यहाँ पर लोकप्रियता का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, लोकप्रिय हो या लोकप्रिय नहीं हो, ये जो निष्कर्ष है तो ये तो पूर्णतः गलत है। इसलिए 19 नंबर का पहला निष्कर्ष भी गलत, दूसरा निष्कर्ष भी गलत। आंसर हो जाएगा 19 का ऑप्शन सी। 20 नंबर क्वेश्चन है यदि डिग्री का संबंध नौकरी से समाप्त कर दिया जाए तो लड़के कॉलेज में दाखिला लेने के पहले 2 बार सोचेंगे। कहा गया कि डिग्री का जो संबंध है वो अगर नौकरी से समाप्त कर दिया जाए, मतलब आपको रेलवे में नौकरी करना है, मतलब आपको बैंक में नौकरी करना है, एसएससी के थ्रू नौकरी करना है, कर्मचारी बनना है, या फिर आपको कहीं भी किसी भी क्षेत्र में अगर आपको नौकरी करना है, तो नौकरी में जो है ये डिग्री का जो रिलेशन है कि आपको ये डिग्री होगा तब आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, आप ये डिग्री होगा तब हम आपको कर्मचारी के रूप में रख सकते हैं, वो डिग्री वाला सिस्टम बोल रहा समाप्त कर दिया जाए तो क्या होगा। तो इसमें बोला कि तो लड़के कॉलेज में दाखिला लेने के पहले 2 बार सोचेंगे, ये इसमें कह रहा है, ये सारा का सारा हमारा कथन है। कथन क्या है कि यदि नौकरी से डिग्री का रिलेशन समाप्त कर दिया जाए, संबंध समाप्त कर दिया जाए, तो लड़के जो हैं कॉलेज जाने के बारे में सोचेंगे, कॉलेज में एडमिशन लेने के बारे में 2 बार सोचेंगे कि एडमिशन लें कि नहीं लें। ठीक है, तो परिकल्पना नंबर 1 है लड़के कॉलेज नौकरी पाने के लिए जाते हैं। कथन से तो यह पूर्णतः स्पष्ट हो रहा है कि लड़के जो हैं कॉलेज इसलिए जाते हैं क्योंकि वो उसके अच्छा डिग्री प्राप्त होगा, और उसे जब डिग्री प्राप्त होगा तो नौकरी करने के में नौकरी जब उसे प्राप्त करना होगा या जब नौकरी का समय आएगा, सिचुएशन आएगा, तो वैसी स्थिति में वह आवेदन दे सकता है क्योंकि वह उच्च शिक्षा वह प्राप्त किया है। इसीलिए तो यहाँ पर तो कथन से तो यह पूर्णतः स्पष्ट हो रहा है, इसीलिए परिकल्पना 1 जो है वह पूर्णतः सत्य है। दूसरा है नौकरी पाने के लिए डिग्री की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए नौकरी पाने के लिए डिग्री की आवश्यकता है या नहीं है, ये हमारे कथन में जिस प्रकार का बात दिया गया है उसको ये स्पष्ट नहीं कर रहा है, इसीलिए परिकल्पना 2 जो है वह पूर्णतः गलत है। तो 20 का परिकल्पना 1 सही है, परिकल्पना 2 गलत है। आंसर हो जाएगा 20 का ऑप्शन ए। 21 नंबर क्वेश्चन है कागज़ का व्यर्थ खर्च नहीं होना चाहिए। कागज़ का जो व्यर्थ खर्च करते हैं, ठीक है, वो आपको नहीं करना चाहिए। एक पदाधिकारी ने अपने सहायक से कहा, एक पदाधिकारी ने अपने सहायक को कहा कि आप जो कागज़ का जो इतना मिसयूज होता है, आप जो व्यर्थ जो खर्च करते हैं, ये नहीं करना है। तो परिकल्पना नंबर 1 है व्यर्थ कागज़ का खर्च होने की बहुत सारी घटनाएं हैं, तभी तो यही बात सोच करके तो यही जब इस प्रकार का व्यर्थ कागज़ बहुत ज़्यादा यूज होता होगा, इसका बार बार सूचना मिलता होगा, तभी तो ऑफिसर ने पदाधिकारी ने अपने सहायक को यह बात कहा कि कागज़ का व्यर्थ खर्च नहीं करना है।
इसीलिए परिकल्पना 1 हो गया पूर्णतः सही। परिकल्पना 2 है, विकास के लिए व्यर्थ खर्च अच्छा नहीं होता है। देखिए, विकास के लिए व्यर्थ खर्च अच्छा होता है कि व्यर्थ खर्च अच्छा नहीं होता है, यहाँ विकास का कोई मुद्दा है ही नहीं हमारे प्रश्न में, इसीलिए यह बात कहना पूर्णतः गलत है। तो परिकल्पना 1 हुआ पूर्णतः सही, परिकल्पना 2 हुआ पूर्णतः गलत। 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 से 26। यह जो है क्या है, निम्न गाद्यांश को पढ़ें और नीचे दिए गए सभी अनुमानों निष्कर्षों की जांच गाद्यांश के कथन के आलोक में करें। तो यहाँ जो है, यह जो है पैसेज का प्रश्न है। तो सबसे पहले पैसेज के लिए हम आप लोगों को बार बार कहते आ रहे हैं कि पैसेज का जब भी बनाना हो क्वेश्चन, तो वैसे में क्या करना, हमको सबसे पहले उससे रिलेटेड जो प्रश्न होगा उसको पढ़ लेना है। प्रश्न पढ़ने से ये फ़ायदा होता है कि आप जब पैसेज पढ़ते हैं तो पैसेज में आपको यदि प्रश्न का कुछ अंश भी अगर आपको ध्यान रहता है, याद रहता है, तो आप जब पैसेज पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा कि यह तो यहीं का है और वो इस लाइन से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन था, तो आप वो क्वेश्चन उसी समय में आराम से बना सकते हैं, उस लाइन को अच्छे से पढ़ करके समझ करके। ऐसे तो ये पैसेज बहुत ही छोटा है, लेकिन फिर भी हम इसी रूल को लागू करेंगे। तो 22 नंबर क्वेश्चन है, हल्दिया परियोजना 1984 में शुरू किया गया। 23 नंबर है, पूर्वी भारत में कोई उद्योग नहीं है। 24 है, पश्चिमी बंगाल के साथ साथ दूसरे राज्य भी इस परियोजना से लाभान्वित होंगे। 25 नंबर है, परियोजना के कार्यान्वयन का कार्य आरंभ हो गया है। 26 नंबर है, परियोजना पर लागत मूल्य पश्चिम बंगाल सरकार और हाउस ऑफ टाटा द्वारा बराबर वहन किया जाएगा। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। हल्दिया परियोजना कई वर्षों तक केवल योजना स्तर तक ही रहने के बाद अंततः पश्चिम बंगाल और हाउस ऑफ टाटा की सम्मिलित साझेदारी से वास्तविकता सिद्ध होगी। ठीक है, यानी कि वास्तविक रूप में अब यह सिद्ध हो जाएगा कि हल्दिया परियोजना जो है वो क्या हो रहा है, अब वो काम करने वाला है, वो लागू होने वाला है, अब उस योजना पर काम होगा। तो यहाँ पर है फिर सहमति का पत्र 1991 में प्राप्त हुआ है। सहमति का जो पत्र है वो 1991 में प्राप्त हो गया। परियोजना से पूर्वी भारत की औद्योगिक नवीनीकरण की लंबे समय से चली आ रही ज़रूरत की पूर्ति हो जाएगी। यहाँ देखिए पूर्वी भारत का बात हमारे प्रश्न में 23 नंबर में किया हुआ भी है। आप यहाँ पर अभी 23 नंबर क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। क्या है इसमें, 23 नंबर क्वेश्चन है, पूर्वी भारत में कोई उद्योग नहीं है। तो चलिए वो हम देख लेंगे बाद में। इसके बाद क्या है, चली आ रही थी, ज़रूरत की पूर्ति हो जाएगी। इस क्षेत्र का आर्थिक विकास पहले ही बहुत प्रभावित हो चुका है। ठीक है, तो अब है इसमें 22 नंबर क्वेश्चन। क्या बोल रहा है इसमें, हल्दिया परियोजना 1984 में शुरू किया गया। यहाँ देखिए हमारे पास यह तो जानकारी नहीं है कि कब शुरू किया गया, लेकिन यहाँ पर सहमति जो प्राप्त हुआ वो हुआ 1991 में। तो सहमति प्राप्त हुआ है 1991 में, तो इसका सीधा मतलब है कि सहमति जब 1991 में प्राप्त हुआ है तो इससे पहले वो शुरुआत किया गया होगा, उस पर बात विचार चल रहा होगा, योजना पर बात किया जा रहा होगा। तो यहाँ जो कहा गया कि हल्दिया योजना 1984 में शुरू किया गया है, तो ये तो हमें जानकारी है ही नहीं इस बात का कि कब शुरू किया गया था इसका बात। इसीलिए 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। 23 नंबर क्वेश्चन है, पूर्वी भारत में कोई उद्योग नहीं है। अब यहाँ पर हम जब तीसरा लाइन पढ़ रहे थे तो पता चला था परियोजना से पूर्वी भारत की औद्योगिक नवीनीकरण के लंबे समय से चली आ रही ज़रूरत की पूर्ति हो जाएगी। देखिए ये क्या बोला, ज़रूरत जो है उसका पूर्ति होगा। इसका ये मतलब तो नहीं है कि वहाँ उद्योग है ही नहीं, और हमारे प्रश्न से पैसेज से यह पता नहीं चल रहा है कि पूर्वी भारत में कोई उद्योग है कि नहीं है। ये हम ना तो हम इसमें हाँ के पक्ष में बोल सकते हैं, ना ही इसके नहीं के पक्ष में बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास डाटा ही उतना उपलब्ध नहीं है। इसीलिए 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि निष्कर्ष के आंकड़े पर्याप्त और पर्याप्त हैं। ठीक है, यानी कि हमें जितना जानकारी चाहिए था उतना जानकारी हमारे पास नहीं है। तो 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 24 नंबर क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल के साथ साथ दूसरे पड़ोसी राज्य भी इस परियोजना से लाभान्वित होंगे।
तो जैसा हमारे प्रश्न में है वो देखिए क्या है, पैसेज का फर्स्ट लाइन से ही शुरू हुआ है। हल्दिया परियोजना कई वर्षों तक केवल योजना स्तर तक ही सीमित रहने के बाद अंततः पश्चिम बंगाल और हाउस ऑफ टाटा की सम्मिलित साझेदारी से वास्तविकता सिद्ध होगी। इसके बाद है सहमति का पत्र 1991 में प्राप्त हुआ। परियोजना से पूर्वी भारत की औद्योगिक नवीनीकरण की लंबे समय से चली आ रही जरूरत की पूर्ति हो जाएगी। ठीक है, इस क्षेत्र का आर्थिक विकास पहले ही बहुत प्रभावित हो चुका है। अब यहाँ पर बात है कि जब ज़रूरत का पूर्ति होगा तो यहाँ जो कहा गया कि पश्चिम बंगाल के साथ साथ दूसरे राज्यों भी इस परियोजना से लाभान्वित होंगे, तो यह हम पूर्णतः सही तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन यह अंशतः सही यानी कि संभवतः सही तो होगा ही, क्योंकि यह पूर्वी भारत का बात हो रहा है। और पूर्वी भारत का बात जब हो रहा तो पूर्वी भारत में सिर्फ वही तो बंगाल ही तो नहीं है, और भी देश और भी स्टेट है। तो और भी स्टेट है तो सिंपल सी बात है यहाँ पर कि उन सभी को भी लाभ मिलेगा ही मिलेगा। इसीलिए यहाँ पर जो है 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि निष्कर्ष संभवतः सत्य हो। निष्कर्ष जो क्या होगा, संभवतः सत्य होगा, यह पूर्णतः सत्य वाली बात नहीं है। 25 नंबर क्वेश्चन है, परियोजना के कार्यान्वयन का कार्य अब आरंभ हो गया है। परियोजना के कार्यान्वयन का कार्य आरंभ हो गया है। तो देखिए, कार्य आरंभ हुआ है ऐसा हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। हमारे पास जानकारी है कि सहमति हुआ है। सहमति का पत्र 1991 में प्राप्त हुआ है, और इससे पहले सिर्फ बात चल रहा था, योजना का स्तर का सिर्फ बात चल रहा था, और 1991 में सहमति पत्र प्राप्त हुआ है। यहाँ पर परियोजना का कार्य आरंभ हुआ है ऐसा हमें कोई जानकारी अभी नहीं है कि परियोजना के कार्यान्वयन का कार्य आरंभ हो गया है, ऐसा कोई जानकारी अभी क्लियर रूप से नहीं है। इसीलिए 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 26 नंबर क्वेश्चन है, परियोजना पर लागत मूल्य पश्चिम बंगाल सरकार और हाउस ऑफ टाटा द्वारा बराबर वहन किया जाएगा। देखिए यहाँ पर जो है ये फिर वही बात है, यहाँ पर बोल रहा है कि 50-50% का शेयर रहेगा। पश्चिम बंगाल सरकार और टाटा हाउस ऑफ टाटा जो है 50-50% अपना शेयर देगा, लेकिन हमारे प्रश्न में कहीं भी शेयर का कोई चर्चा नहीं किया गया है कि हाउस ऑफ टाटा का कितना शेयर है या पश्चिम बंगाल का कितना शेयर है, भारत सरकार का कितना शेयर है, ऐसा कोई भी चर्चा कहीं भी नहीं किया गया है। इसीलिए 26 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है। हेलो स्टूडेंट, अब हर रोज़ हमारे YouTube चैनल पर रीजनिंग टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन अपलोड किया जाएगा। आप सभी हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। लिख रहा है इसमें, प्रश्न में उत्तर आकृतियों में से उस आकृति को चुनिए। क्वेश्चन नंबर 27 दिया जा रहा है, प्रश्न में उत्तर आकृतियों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो प्रश्न आकृति के समान है। आप इसमें देख रहे हैं हमारे पास जो प्रश्न दिया गया है, इसमें आप सबसे पहले देखिए कि एक नंबर आकृति जो है प्रश्न आकृति में, ये पहले देखिए 4 लाइन, 1 2 3 4, और इसके अंदर जो ये बनाया गया है ये भी देखिए 4 लाइन है, 1 2 3 और 4। तो बाहर में भी 4 लाइन है और अंदर में भी 4 लाइन है। ठीक है। दूसरा फिगर जो है हम उसका देख लें तो 3 लाइन 1 2 3, और इसके अंदर में जो है ये भी क्या है तो 3 लाइन 1 2 3। तो यानी कि अंदर में भी 3 लाइन है और बाहर में भी 3 लाइन है। तो अब हमको ऐसा ही देखना है जिसमें कि अंदर और बाहर दोनों में जो है समान रेखा हो, समान लाइन हो, ऐसा कौन सा है। तो ऐसा है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में आप देख लीजिए, ये कुल मिलाकर के 5 लाइन है, 1 2 3 4 5, और इसमें अंदर में जो आकृति बनाया 1 2 3 4 और ये 5, तो यहाँ पर 5-5 लाइन है। इसीलिए हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा 27 का ऑप्शन बी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
क्लियर है सबका, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। क्वेश्चन नंबर है 28। प्रश्न में बोल रहा है, प्रश्न में बाईं ओर एक प्रश्न आकृति तथा दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियां दी गई है। जब प्रश्न आकृति 2 स्थान यानी कि 180 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमेगी तो वह किस प्रकार से दिखेगी, इसे उत्तर आकृतियों में से चुनिए। तो सबसे पहला सिचुएशन, 180 डिग्री वामावर्त 2 बार घूमना है, तो 2 बार 180 डिग्री का मतलब होता है 360 डिग्री, और 360 डिग्री जब बाबू वह घूमेगा तो सिंपल सी बात है, जैसे प्रश्न आकृति है उसी प्रकार से वो हूबहू हो जाएगा। और ऐसा जो है वो दिया गया है ऑप्शन ए में, तो हमारे प्रश्न का 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। लिख रहा है इसमें, नीचे दी गई आकृति में कितने आयत हैं। तो इसमें हमको आयत ढूंढना है कि टोटल कितने आयत हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं, बहुत ही सिंपल सा ये प्रश्न है, बनाते हैं इसको। सबसे पहले 1 2 3 4 और सभी को आप क्या करिए, ऐड कर दीजिए। तो 1 + 2 + 3 + 4 और ये हो गया आपको कितना, तो ये हो गया आपको 10। तो यहाँ तक में ये जो है, हमने ये जो बॉक्स देखा, इस बॉक्स में ये कुल मिला करके 10 आयत यहाँ तक में है। ठीक है, अब आप वही सिस्टम यहाँ लागू कीजिए, 1 और 2, तो ये हो गया 1 और 2 हो गया कितना, तो 3 + 1 और 2, तो 1 और 2 कितना हो जाएगा 3 + 10 इधर है ही। इसके साथ ही साथ जो एक छूट गया वो देखिए, ये यहाँ से यहाँ एक कंप्लीट ये वाला, और इधर नीचे में एक ये दूसरा वाला, तो ये दोनों छूट रहा था, तो ये हो गया 2। तो सबको आप ऐड कर दीजिए, तो हो गया टोटल का टोटल कितना 18 यानी कि 18। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा 18 आयत है, और ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 नंबर। बोल रहा है इसमें, प्रश्न में दी गई आकृतियों को युक्ति युक्त क्रम में व्यवस्थित करके सही उत्तर को चुनिए। यानी कि इसको लगातार हमको क्रम में एडजस्ट करना है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस प्रकार से, और वह व्यवस्थित जब हो जाएगा तो वह कौन सा क्रम है वो हमको बताना है। तो आप इसमें देख लीजिए, सबसे पहला आकृति जो है इसमें, और उसके बाद आकृति बी को आप जब देखते हैं तो आकृति ए जैसा है वैसा ही आकृति बी है, लेकिन उसमें एक सर्कल डाल दिया गया है। ठीक है, तो इसका मतलब आकृति सी को जब हम देखते हैं तो उसमें देखिए क्या हो रहा है, तो उसमें एक लाइन जो यहाँ पर त्रिभुजाकार जो आकृति बना रहा है उसमें से एक लाइन जो है वो खींचा गया, ये एक एक्स्ट्रा लाइन हो गया, तो आकृति सी है। आकृति सी के बाद जब हम आकृति डी देखते हैं तो इसमें देखिए एक और त्रिभुजाकार लाइन जो है वो खींच दिया गया है। इसका सीधा मतलब है कि जो हमारे प्रश्न में जो सीक्वेंस दिया गया है वही सीक्वेंस जो है वो युक्ति युक्त क्रम यानी कि लगातार व्यवस्था क्रम जो है वो उसी प्रकार से वही एडजस्टमेंट उसका रहेगा। तो हमारे प्रश्न के लिए यहाँ पर जो है आंसर के रूप में आ जाएगा ए, बी, सी और डी, यानी कि ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। क्लियर है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, बहुत ही अच्छी बात है। चलिए